सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं गोविंद आपके समक्ष हाजिर होता हूं हर रोज की तरह लेखपाल की शानदार क्लासों के साथ। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे ग्रामीण परिवेश, जिसमें टॉपिक है हमारा ग्राम समुदाय एवं विकास। ये मेन टॉपिक है जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं। हमारी जो थी वो सेकंड टॉपिक चल रहा था जिसमें हम आपको कृषि पढ़ा रहे थे, और कृषि का जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। हम इसमें फार्मिंग आपको करा रहे हैं। कृषि की प्रणालियाँ कितने प्रकार की, कौन कौन सी कृषि होती है, जैसा कि आप फोटो देख रहे होंगे। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि देखो ये जो खेती है वो डेयरी फार्मिंग है। ये कौन सी है? डेयरी फार्मिंग। मतलब डेयरी के अंदर ही विभिन्न प्रकार की जो नस्लों वाली खेती, जो गाय होती हैं या भैंसें होती हैं, उनको तैयार किया जाता है और इसी को डेयरी उद्योग कहते हैं। और भी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे आप देख रहे होंगे ये रोटेशन क्रॉप्स है। रोटेशन क्रॉप्स देखो, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कृषि, अनुबंध खेती कहते हैं ऐसे। उसके साथ आप देख रहे होंगे, देखो ये पट्टीदार या कह सकते हो कंटूर फार्मिंग, जो पर्वत के ढलान होते हैं उन पर ये खेती की जाती है। ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब पर्वतीय ढलानों पर खेती है और पर्वतों के ढलानों को यहाँ खेती के प्रयोग में लिया जाता है। ये आपको सब क्या दिखाई दे रहा है? खेती दे रहा है। यहाँ पर ढलान काट करके खेती को बनाया गया है। वैसे ही आप देख रहे होंगे, देखो ये बहुत सारी ये सस्यावर्तन कृषि है, रोटेशन कृषि। मान लो पहले हमने पेपरमेंट को किया, फिर सरसों को किया, फिर गेहूं, मतलब एक ही खेत में तरह तरह की भिन्न भिन्न कृषि। मतलब उसके बाद इस वाले में अब हम इसको बो देंगे और इस वाले में इसको बो देंगे और इस वाले में इसको बो देंगे। मेरा कहने का मतलब क्रम चेंज होता रहता है। एक ही खेत में विभिन्न विभिन्न तरह की क्या होती है? खेती होती है, और एक क्रम हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है। उसके साथ ही आप देख रहे हैं, देखो ये इधर कोई और फसल, बीच में और कोई, उधर और फसल। तो ये पट्टीदार खेती बोली जाती है, बीच में पट्टी डाल दी जाती है अन्य फसलों की, जिससे ये रोग से बचते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब सहकारिता फार्मिंग में आप क्या देखते हो कि ये बड़ी बड़ी जो फार्म होते हैं, सभी लोग सहकारिता संस्था बना करके जो छोटे छोटे खेती के टुकड़े होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और बड़ी फार्मिंग करते हैं, और सभी का लाभ इसमें बराबर का होता है। तो हम चलते हैं अपनी स्टडी की ओर दोस्तों। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, पहली खेती है हमारी समोच्च रेखीय खेती या सीढ़ीदार कृषि, जिसे हम कंटूर फार्मिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम कंटूर फार्मिंग कहते हैं। कंटूर फार्मिंग में हम क्या होते हैं, कोई पर्वत होता है, बस वहां पे सीढ़ीदार खेती को बना दिया जाता है और आराम से खेती की जाती है। आप देख रहे हैं पर्वतनुमा जो ढाल होते हैं उनको यहाँ प्रयोग में लाने की कोशिश की जाती है। जो पर्वतनुमा ढाल होती है, तो देख रहे हैं, इसको सीढ़ीनुमा खेतों में क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट ही आपको दिखाया था, ये जो है ये पर्वतनुमा है। कौन सा है ये पर्वतनुमा है। देखिए, आप देखिए इसे, ये दूर से ही आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये पर्वतनुमा है। देखो ये सब पर्वतनुमा खेती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी इसमें वो है दोस्तों अंतर फसलीय या पट्टीदार कृषि, मतलब स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या है? फसल विभिन्न प्रकार की संलग्न पट्टियों में, मतलब एक के बाद एक पट्टी, ये कोई फसल है फिर पट्टी डाल दी, फिर ये कोई फसल है फिर पट्टी डाल दी, ये कोई फसल है, तो विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े कीट वगैरह से ये बच जाती है, कोई रोग नहीं आता है इसमें, ठीक है ना। तो ये संपोषणी कृषि होती है, सस्टेनेबल, काफी लंबे समय तक चलने वाली। भूमि की उर्वरता का ह्रास नहीं होता है इसमें, और मृदा अपरदन भी इसमें क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। इसमें मैं अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं तो देखो, आप ये साफ तौर पर देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है, देखो ये वाली, ये पट्टीदार कृषि है। देखो ये दिखाई दे रही है, ये आप देख रहे हैं, ये पट्टी लग रही है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग अलग। देखो यहाँ देख रहे हैं आप, ये सब पट्टीदार कृषि है। यहाँ अलग, और इससे ये जो है ये बिल्कुल अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये पट्टीदार कृषि होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सस्यावर्तन कृषि। मृदा का संरक्षण होता है। मैंने बोली इस खेत में मान लो दलहन की खेत, एक ही खेत है, उसमें एक हिस्से में दलहन, एक में चावल, एक में तिलहन। अब क्या होगा, यहाँ तिलहन पहुंच जाएगा, यहाँ दलहन पहुंच जाएगा, यहाँ चावल आ जाएगा। तो ये क्रम चलता रहता है फसलों का। तो
तो यहाँ कीट का प्रबंधन होता है, मृदा का संरक्षण होता है, ये भी एक प्रकार से संपोषणी कृषि होती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था। देखो ये आप देख रहे हैं, ये देखो ये सेम ये कृषि देख रहे हो आप, अलग अलग तरह की एक ही खेत में कृषि, और ये क्रम जो है वो चेंज होता रहता है, ये वहां पहुंच जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप क्या देख रहे हो, अंतरा सस्यन कृषि। अंतरा इसका मतलब होता है एक ही खेत में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को क्या किया जाता है, निश्चित दूरी पर उगाया जाता है। जैसे गेहूं, और देखा नहीं, गेहूं में ही सरसों की खेती कर दी जाती है, तो सरसों के भी कूड़ लगा दिए जाते हैं, बीच में गेहूं होता रहता है, उस तरह की खेती को बोलते हैं हम अंतरा सस्यन कृषि। आप याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। ये जीव को मतलब लाइवलीहुड के लिए पर्पज से ही की जाती है। लाइवलीहुड मतलब जीविकोपार्जन खेती का ये अभिन्न हिस्सा होती है। जैसे मक्का है, मक्का में से उसका भुट्टा निकाल लिया, उसके जस्ट बाद ही आलू बो दिया, आलू के बाद उसमें पास में क्या लगा दी, मिर्च लगा दी, उसी के कूड़ में मिर्च लगा दी, आलू काट लिए, लेकिन वो भी खेत पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया, उससे पहले उसमें क्या लगा दी, मतलब फसल दूसरी वाली हटने से पहले ही उसमें एक फसल लगा दी जाती है, ठीक है ना। तो इसे याद रखना, ये अंतरा सस्यन कृषि होती है। उसके साथ ही नेक्स्ट देखिए ट्रक फार्मिंग। यहाँ क्या होता है, जो सब्जियां वगैरह होती हैं ये नगरों के पास में की जाती हैं और ट्रकों के माध्यम से उनका परिवहन किया जाता है शहरों की ओर। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें सब्जियां होती हैं, बस इतना आप ध्यान रखना विशेष तौर पर। वहीं इसी जैसी सिमेट्रिक है एक बाजार कृषि, बस इसमें क्या है, ये नगरों के बाहर जो पेटियां होती हैं, बड़े बड़े फार्म जो खरीद लिए जाते हैं, उनमें होती है बाजार कृषि। उसमें फल भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है और सब्जियां भी हो सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है बागवानी कृषि। जैसा कि आप जानते हो हॉर्टिकल्चर मतलब ये फसल छोटे वाले पौधों की नहीं होती, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे फल फूल एवं सब्जियां, इनमें कोई भी हो सकता है, इसे बागवानी कृषि कहते हैं, ठीक है। उसके साथ कारखाना कृषि मैंने इसमें बताई थी, इसमें मुख्य रूप से पशुपालन होता है और इसमें बड़ी बड़ी अच्छी नस्लों को तैयार किया जाता है, अधिक उत्पादकता वाली नस्लों को तैयार, ज्यादा दूध देने वाली भैंसों को तैयार किया जाता है, गायों को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। और पशुओं को कारखाने में ही तैयार करते हैं। ये ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, एंग्लो अमेरिका में या यूरोप में ये कृषि मिलती हैं। आप समझ गए ना, कारखाना कृषि बोलते हैं इसे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों सहकारी कृषि। जैसे कि मैंने कहा किसान खुद से एक सहकारी संस्था बनाते हैं, सभी मिलकर के छोटे छोटे खेतों का एक बड़ा फार्म बना लेते हैं। उसके बाद उसमें क्या होता है, वो संस्था किसानों को बीज, उर्वरक या मशीन या कीटनाशक वगैरह इनको सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराती है, जहां तक जो किसानों का उत्पाद होता है उसे महंगा उच्च कीमत पर बेचने का प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ ये दक्षिण भारत में कृषि होती है, वैसे ये यूरोप में और डेनमार्क में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। हमारे यहाँ भी होती है, कहाँ होती है, दक्षिण भारत में। गन्ना की खेती तमिलनाडु वगैरह, आंध्र प्रदेश वगैरह में ज़्यादातर कौन सी होती है, सहकारिता ही होती है, सभी किसान आपस में मिलकर के करते हैं। जैसे कि सहकारिता का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूं तो आनंद डेयरी, गुजरात की जो आनंद डेयरी है वो सहकारिता का बेहतरीन उदाहरण है। ये कृषि में आपको चाहो तो दिखा देता हूँ, सहकारिता को मैंने आपको डायग्राम पहले भी दिखाया था, अब आप देख सकते हो। देखो ये सहकारिता कृषि है, ये दिख रही है आपको, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग है, मतलब बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाती है। आप देख रहे हैं ये काफी बड़ा फार्म है और यहीं पे खेती है और सभी किसान मिल करके इसमें क्या करते हैं, अपना लाभ अर्जित करते हैं। ये देख रहे हैं बड़े बड़े फार्मों में छोटे छोटे खेतों को, देख रहे हैं छोटे छोटे खेत हैं ये, इनको एक बहुत बड़े फार्म के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके साथ ही नेक्स्ट है दोस्तों, तो सहकारिता में आपने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट है वर्षावधि, मतलब वर्षा पे ही डिपेंड है, ये खेती जो है वो वर्षा पे ही डिपेंड है। तो इसका मतलब सिंचित कृषि तो होगी नहीं, सिंचित कृषि नहीं होगी, क्योंकि सिंचित कृषि जो की जाती है वो नलकूपों के माध्यम से की जाती है, नालियों के माध्यम से की जाती है, बस तो वर्षावधि वाली को याद रखना आप। उसके साथ ही शुष्क क्षेत्र वाली कृषि, इसमें क्या होता है, जो मिट्टी में नमी होती है उसी तरह की खेती करने का प्रयास किया जाता है, अलग से पानी की पर्याप्तता यहाँ होती नहीं है, इसका मतलब ये भी असिंचित कृषि है। यहाँ वर्षा की भी मात्रा काफी कम होती है, लगभग 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है यहाँ पे।
उसके साथ ही नेक्स्ट देखिए तर या आर्द्र भूमि, ये पर्याप्त वर्षा वाली, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये खेती की जाती है, और आप कह सकते हो जहाँ पानी की पर्याप्तता है वहाँ सिंचित कृषि की जाएगी, सिंपल सी बात है। फिर डेयरी फार्मिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, यहाँ पे दुधारू पशु, उत्तम नस्ल के पशु, मतलब जिनकी उत्पादकता क्या होगी, अधिक होगी, और ये ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में भी कहाँ, हॉलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे। वैसे मैं आपसे बात करूँ तो देखो नोट पॉइंट में कितना इंपोर्टेंट पॉइंट लिख रहा है, भारत विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादन देश है, मिल्क प्रोड्यूसर देश है, लेकिन भारत में फिर भी डेयरी फार्मिंग जो है वो विकसित अवस्था में नहीं है। इस चीज को आप याद रखना। भले ही भारत दूध उत्पादकता में चोटी पर है, लेकिन डेयरी फार्मिंग भारत में पर्याप्त नहीं है, जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया था। देखो ये आप देख रहे हैं, ये डेयरी फार्मिंग है। देखो ये फोटो जो आप देख रहे हैं, देखो ये डेयरी है, बड़ी बड़ी तरह की नस्ल की अच्छी अच्छी भैंसों को यहाँ पे देखो, यहीं पे अब मशीनों का प्रयोग इसमें ज़्यादा किया जाता है, फुली टेक्नोलॉजी पर आधारित है, अच्छी अच्छी उत्पादकता वाली। यहाँ देखो या उनको खान पान का तरीका, और देखो ये दूध निकालने वाली मशीनें हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं ये दूध निकालने वाली मशीन है। उसके बाद दोस्तों अनुबंध कृषि, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो यहाँ कंपनी और किसान के बीच क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, पहले से ही कीमत को निर्धारित कर लिया जाता है। जब किसान का उत्पादन आता है तो कंपनी उसे ले जाती है। इसमें केवल किसान कंपनी ही शामिल नहीं होती, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी शामिल होती हैं, इसमें बैंक लोन देने के लिए भी शामिल होती हैं, बीज कंपनियां भी शामिल होती हैं, बाजार भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ध्यान रख लो, ठीक है ना, कि किस कीमत पर खरीदा जाना है सामान को या किस पर नहीं खरीदा जाना। जैसा कि आप देख भी रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ये किसान से क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कंपनी के कर्मचारी, ये कंपनी के जो इंजीनियर हैं वो किसान, ये है किसान से क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, आप देख रहे होंगे। तो ये कृषि कौन सी है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। उसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है जैविक कृषि। तो जैविक कृषि में जैविक आधानों का प्रयोग किया जाता है, जहां रासायनिक को तो बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ यूरिया को यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ डीएपी को यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ जिंक वगैरह को यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ एनपीके को यूज नहीं किया जाएगा, इंडोसल्फान, कीटोसल्फान, इनका बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा। फिर क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पे जीवाश्म खाद यूज किया जाएगा, देसी खाद यूज किया जाएगा, कंपोस्ट खाद यूज किया जाएगा, वर्मिंग कंपोस्ट खाद यूज किया जाएगा। जैसा कि आप कृषि आदान से मतलब जो भी उसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये कृषि जो कृषि है वो संपोषणीय कृषि होगी। और भारत में अगर मैं बात करूं तो सिक्किम 100% जैविक कृषि वाला क्या है, पहला भारत का राज्य बना है। इसे आप क्या रखोगे, याद रखोगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है रिले क्रॉपिंग। कौन सी, रिले। तो ये इसमें क्या होता है कि फसल काटने से पहले ही बो दी जाती है, मतलब पहली फसल काटने से पूर्व ही दूसरी फसल क्या कर दी जाती है, बो दी जाती है। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो धान के खेतों में धान काटने से पहले ही किसान क्या कर देते हैं, मटर बो देते हैं। क्या बो देते हैं, मटर बो देते हैं। तो इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रकार की खेती को रिले खेती बोलते हैं। कौन सी खेती बोलते हैं, रिले खेती बोलते हैं। कई तरह के किसान इसमें बोते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, अब कुछ फसलें हैं दोस्तों, क्या हैं, कुछ फसलें, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, ये कुछ फसलें हैं। दो प्रकार की फसलें मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, एक कुछ खाद्यान्न मतलब फूड वाली फसलें, कुछ कैश वाली जो आर्थिक रूप से किसान जो अपने को मजबूत करने के लिए फसलों को करता है। अगर मैं इसमें खाद्यान्न में भी देखूं तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो अनाज वाली और एक होती हैं दोस्तों दलहन। अनाज में क्या क्या आता है, तो देखो चावल की फसल, गेहूं की फसल, मक्का की फसल, ज्वार की, बाजरा की और रागी की। ये फसलें फिर से देखो, चावल अनाज के रूप में खाद्यान्न में आता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी फसलें खाद्यान्न नहीं है, ध्यान रखना। गेहूं खाद्यान्न में आता है, मक्का खाद्यान्न में आता है, ज्वार, बाजरा और रागी। और दूसरी चीज, ये तीन जो नीचे की फसल देख रहे हो ना, ज्वार, बाजरा, रागी, इनको मोटे अनाज कहते हैं। मोटे अनाज ज्यादातर फाइबर वाले होते हैं
और बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं ये। उसके साथ ही अगर मैं दलहन में बात करूं तो देखो मसूर, अरहर, मटर, मूंग, चना, उड़द और मोठ। कौन सी है ये? मोठ। ये भी किस में आती हैं? ये भी दोस्तों हाँ, ये दलहन में आ जाते हैं। उसके बाद देखो नगदी की बात करते हैं, मतलब इनको खाद्यान्न में यूज कम किया जाता है। कैश फॉर्म में किसान बाजार से कैश अर्जित करता है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो देखो इसमें लाही आती है जो छोटी वाली सरसों होती है, सरसों आती है, मस्टर्ड, तिल, अरंडी, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी, ये इसमें आते हैं। इसके साथ ही अगर मैं फाइबर में बात करूं तो ये भी कैश वाले होते हैं, जैसे जूट, पश्चिम बंगाल में जूट ही ज़्यादा होता है, बांग्लादेश में जूट की खेती ज़्यादा होती है, और कॉटन, कपास। कपास तो टोटली कैशफुल क्या है? फसल है। उसके साथ बागानी में मैं बात करूं तो देखो चाय, कॉफ़ी, कहवा, कोको, रबड़ और देखो कोकोनट, ये सब कौन सी फसलें हैं? ये दोस्तों नगदी फसलें हैं। तो मैंने फसलों को दो रूप में बांटा है, एक खाद्यान्न फसलें और एक नगदी फसलें। खाद्यान्न में दो हैं, अनाज, दलहन, इसमें भी दो हैं, ऑयल सीड मतलब तिलहन, और एक फाइबर वाले हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विभिन्न फसलों के अधीन सिंचित क्षेत्र, मतलब भारत में कौन कौन सी फसलों को बड़ी मात्रा में संचित किया जाता है, मतलब संचित नहीं, सिंचित किया जाता है। नाली और नलकूपों के माध्यम से उनको बोया जाता है। तो इसमें सबसे ऊपर टॉप पर यह पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, गन्ना। भारत में अधिकांश गन्ना नलकूपों के माध्यम से, नालियों के माध्यम से बोया जाता है, ये 94%। ध्यान रखना, किसी भी देश में अगर ज़्यादा फसलें सिंचाई के माध्यम से बोई जाती हैं तो वहाँ का वाटर लेवल कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है, और ये समपोषणी फसल के अंतर्गत नहीं आता। ये प्रकृति के अनुकूल नहीं है, ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। आने वाले समय में पानी का वाटर लेवल कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। आमतौर पर आप इंडिया में ही देख रहे होंगे कि पहले जो वाटर लेवल था वो काफ़ी ऊपर था, 50 फीट 60 फीट पे था, अब 100 150 200 तक पहुँच गया, 250 तक पहुँच गया है। तो ये इसी की वजह से कि नलकूप के माध्यम से हम अर्थ का पानी क्या करते हैं? ज़्यादातर यूज कर लेते हैं सिंचाई में। गेहूं दूसरे नंबर पर, 92% गेहूं को सिंचाई के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, 58% चावल को, कपास 36%, तिलहन 27%, दलहन दोस्तों 16%, मक्का दोस्तों 25%, ज्वार दोस्तों 9.7% और बाजरा दोस्तों 8.5%। तो ये रेशियो आप याद रखोगे। फर्स्ट पे बात करोगे तो गन्ना आएगा, सेकंड पे बात करोगे तो गेहूं आएगा, थर्ड पे बात करोगे चावल, फोर्थ पर कपास, फिफ्थ पर तिलहन और सिक्स्थ पर दलहन। ये क्रम आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। टॉप मोस्ट में अगर पूछे तो 94% बताओगे। क्या बताओगे? 94% बताओगे, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की ओर और ले चलता हूं, एक बार और नेहा करवाता हूं आपसे कि देखो सबसे पहले हमने इसमें जो बताया था आपको, ये बताया कि भाई डेयरी उद्योग क्या देख रहे हैं हम लोग, यूरोप और अमेरिका वाले क्षेत्रों में ये डेयरी उद्योग देखने को मिलता है आपको। बड़ी बड़ी नस्लों की पशु जो है यहाँ पर रखे जाते हैं, ये जरूरी नहीं है गाय ही होंगी, भैंसों को भी यहाँ पे रखा जाता है। फिर हमने देखा कि भाई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े फार्म किए जाते हैं और इस तरह से फसलें की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए हमने यहाँ देखो इंजीनियर और किसानों को देखा है, कृषि इंजीनियर और किसान दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है। ये इंजीनियर तय कर देते हैं कि भाई आने वाले समय में आपका उत्पादन हम इस भाव लेंगे और इस क्वालिटी का लेंगे, वैसा ही सेम होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कंपनी सामान को ले जाती है। मैंने ये बताया था, इसमें केवल यही कॉन्ट्रैक्ट शामिल नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, लेबर से लेकर, बैंक से लेकर, मशीन से लेकर, बीजों से लेकर हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन किया जाता है। फिर देखो ये मैंने बताया था आपको कि भाई ये सीढ़ीनुमा खेती होती है, जिसमें मैंने समोच्च रेखा भी बताई थी। देखो अगर यहाँ से मैं कोई एक रेखा खींचता हूँ इस तरीके से, ये जो रेखा समुद्र तल पर खींचता हूँ ना, जैसे मैंने मान के चलिए कोई रेखा खींची समुद्र तल पर, यहाँ से देखो ये रेखा, तो ये समोच्च रेखा होती है, कंटूर लाइन होती है। कौन सी होती है? कंटूर लाइन होती है, आप याद रखना इस चीज को। इसके साथ ही नेक्स्ट देखो, ये मैंने आपको सस्यावर्तन मतलब रोटेशन खेती मैंने ये बताया था, ये बेहद अच्छी होती है। एक ही बड़े खेत में कई तरह की फसलें होती हैं, फिर उसके
इस फसल को इस वाले टुकड़े में बो दिया जाता है और इस फसल को इस वाले टुकड़े में बो दिया जाता है और इसको इस वाले में। तो यही चक्कर रोटेशन चलता रहता है। तो ये संपोषणीय है, मतलब सस्टेनेबल है, पर्यावरण के बेहद अनुकूल कृषि है। समझ में आ रही है ना। और लंबे समय इसमें जो मिट्टी होती है उसमें ह्रास नहीं होता है, उसकी उर्वरता में ह्रास नहीं होता है, उसमें न्यूट्रिएंट और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स बने रहते हैं। ये हमने बताई थी पट्टीदार कृषि आपको, ट्रिप देख रहे हैं, ये अलग कृषि है, इसके बीच में ये ट्रिप दे दी, पट्टी दे दी, इसके बीच में देखो ये अलग है, ये आप देख रहे होंगे ये अलग है, और देखो ये अलग और ये अलग, देख रहे हैं। तो ये पट्टीदार कृषि होती है। ये मृदा अपरदन के लिए बेहद अच्छी होती है, उसे नियंत्रित करने के लिए बेहद अच्छी होती है। उसके बाद में हमने देखा कि भाई ये फार्मिंग है, सहकारिता के तहत की जाती है ये कृषि। किसके तहत? सहकारिता। तो बड़े बड़े फार्म बना दिए जाते हैं छोटे छोटे खेतों के तहत। तो दोस्तों क्लास अगर हमारी अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा होने दो। जैसे ही आप क्लास को शेयर करोगे, लोग सब्सक्राइब करेंगे, चैनल अपना बढ़ता चला जाएगा, तो हम अच्छी अच्छी क्लासें आप तक लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। चैनल को आगे बढ़ाने में आप हमारी सहायता करें। नमस्कार।